नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। जाति जनगणना का मुद्दा न केवल चुनाव तक सीमित रहा, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान उठाना पड़ा, एनडीए को नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि वो अभी भी एक ऐसा मुद्दा बनता चला जा रहा है जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी घेरे में है, परेशान है। राहुल गांधी लगातार उसे मुद्दा बना रहे हैं और उस मामले में सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। ताज़ा तरीन आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रचार प्रमुख हैं सुनील आम्बेकर, उनका बयान आया है कि अगर ज़रूरत पड़े तो जाति जनगणना कराई जानी चाहिए। यानी अब इस मुद्दे पर जो वैचारिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, वो भी उस तरफ बढ़ता दिखाई पड़ रहा है जो राहुल गांधी का स्टैंड है, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, इंडिया गठबंधन का स्टैंड है जाति जनगणना को लेकर। एनडीए गठबंधन के घटक दलों के भीतर इसे लेकर वही स्टैंड है जो इंडिया गठबंधन का है। यानी अगर देखें तो एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर अकेला अलग थलग पड़ती दिखाई दे रही है और जो उसके भी घटक दल हैं वो भी इंडिया गठबंधन के साथ इस मामले में दिखाई पड़ रहे हैं। बिहार की बात की जाए, जनता दल यूनाइटेड पहले ही उसने बिहार में जाति जनगणना कराई है, तो वो अब साफ तौर पर उनका कहना है कि हम इसके पक्ष में हैं। सुभाषपा के उत्तर प्रदेश में जो एनडीए का घटक दल है सुभाषपा, उसके प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी इस बात से सहमत हैं कि जाति जनगणना कराई जानी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा बयान जो आरएसएस की तरफ से आया है वो माना जा रहा है कि एक महत्वपूर्ण बयान है और ये दिखा रहा है कि अब इस बयान के बाद फिर अब भारतीय जनता पार्टी को भी उस पक्ष में आना ही होगा। पहले हम देखते हैं कि क्या कहना है सुनील आम्बेकर का, उन्होंने क्या जाति जनगणना को लेकर बात कही है। लेकिन उनकी बातों पर या उनके इस मामले में समर्थन और विरोध को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जो सवाल उठाया है वो भी बहुत अहम है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जाति जनगणना भी अब एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिस पर अब सरकार को बैकफुट पर आना पड़ रहा है, ऐसा लगता है। कई पिछले मुद्दे रहे जिस पर सरकार बैकफुट पर आई और उसे उन बातों को जो विपक्ष उठाता रहा है उस पर उसे वापस आना पड़ा, जिस पर वो पिछले कई साल से कोई भी ये बात मानने को तैयार नहीं थी। चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम, हालांकि ओल्ड पेंशन नहीं आई लेकिन पेंशन के मामले में उसने बातचीत करना शुरू किया और एक नई पेंशन स्कीम लेकर आई। चाहे वो लेटरल एंट्री के मामले में विरोध के बाद उसको वापस लेना पड़ा हो, वक्फ बोर्ड का मामला हो, कई ऐसे मामले सामने आए हैं। अब एक ये भी मुद्दा है और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी इस पर ये सवाल उठा रही हो, कह भी रही है कि अब ये के भी मुद्दा होगा जिस पर हम मजबूर करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हमारे एजेंडे पर, यानी जिसको हमने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है, उसे वो उठाए। लेकिन जो सुनील आम्बेकर का बयान है अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन सुनील आम्बेकर के बयान पर जयराम रमेश जो कांग्रेस पार्टी के नेता है, उन्होंने कहा है कि ये विरोध करने वाले, समर्थन करने वाले ये कौन है, किस कैपेसिटी से ये उसका विरोध कर रहे हैं। एक बार जयराम रमेश का या उससे पहले हम कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट दिखाना चाहेंगे। जयराम रमेश का ट्वीट आप देखिए, वो लिख रहे हैं, उन्होंने सुनील आम्बेकर के इस बयान पर ही सवाल उठाया है कि उन्होंने किस कैपेसिटी से, अपनी किस हैसियत से ये बयान दिया है। वो लिख रहे हैं कि जाति जनगणना को लेकर आरएसएस की उपदेशात्मक बातों से कुछ बुनियादी सवाल उठते हैं। क्या आरएसएस के पास जाति जनगणना पर निषेध का अधिकार है, यानी वीटो पावर है उसके पास। जाति जनगणना के लिए इजाजत देने वाला आरएसएस कौन है? आरएसएस का क्या मतलब है जब वो कहता है कि चुनाव प्रचार के लिए जाति जनगणना का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए? क्या ये जज या अंपायर बनना है? सवाल उठाया है। आरएसएस ने दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता पर रहस्यमयी चुप्पी क्यों साध रखी है? अब जब आरएसएस ने हरी झंडी दिखा दी है, तब क्या नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री कांग्रेस की एक और गारंटी को हाईजैक करेंगे और जाति जनगणना कराएंगे? ये पहली बात तो आरएसएस पर या जो सुनील आम्बेकर का जो बयान है उस पर सवाल उठाया है कि ये कौन है और इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं। लेकिन
ये भी कहा है कि अगर ये कह रहे हैं, आरएसएस ऐसा कह रही है, चूंकि वैचारिक संगठन है, माना जाता है कि उसके बैकबोन है भारतीय जनता पार्टी का, तो अगर उनकी तरफ से ये बयान आ रहे हैं तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी यानी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार जाति जनगणना अब कराएगी? और अगर ऐसा वो कराती है तो विपक्ष के एक और एजेंडे को, एक और उसकी जो उसका वादा है, एक और जो उसने गारंटी दे रखी थी अपने घोषणा पत्र में, उसको भी अब एक और गारंटी को अपनाने का उस पर ठप्पा लग जाएगा। तो ये जो इसको लेकर, और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसे लेकर सवाल उठाया है और आरएसएस एक ये बात कही है कि वो किस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी झुक रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं कि आरएसएस स्पष्ट रूप से देश को बताए कि वो जातिगत जनगणना के पक्ष में है या विरोध में है। देश के संविधान के बजाय मनुस्मृति के पक्ष में होने वाले संघ परिवार को क्या दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग व गरीब वंचित समाज की भागीदारी की चिंता है या नहीं है? सुनील अंबेकर का भी ट्वीट दिखाएंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे का यही कहना है कि ये जो बात कही भी है उन्होंने, इससे ये साफ नहीं पता चलता है या फिर ये इससे स्पष्ट नहीं है कि वो इसका समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनके ट्वीट में यह है कि अगर इसकी ज़रूरत है या इस तरह की बातें हैं कि इससे जो जन कल्याण के कार्यक्रम होते हैं अगर उनको फ़ायदा मिलता है तो ये कराया जाना चाहिए। इस तरह की बात सुनील अंबेकर ने अपने ट्वीट में लिखी है। उसी बात पर मल्लिकार्जुन खड़गे का सवाल है कि वो पहले तो स्पष्ट करे कि वो चाहती है जातिगत जनगणना या नहीं चाहती है। और जयराम रमेश कहते हैं कि आरएसएस ये है कौन, और अगर ऐसा करती है तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि विवश होना पड़ेगा विपक्ष के एक और गारंटी जो विपक्ष ने दे रखी थी अपने घोषणा पत्र में, उसको अपनाने की। तो बहुत ही एक बड़ा सवाल है और एक और बड़ा मुद्दा है जिस पर अब इंडिया गठबंधन के एक दूसरे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अब झुकती नजर आ रही है या उसकी तरफ उसको झुकने पर विवश होना पड़ रहा है। आरएसएस के इस बयान से साफ दिखाई पड़ता है। हालांकि प्रधानमंत्री का कोई बयान इस पर आएगा नहीं आएगा ये अलग बात है। प्रधानमंत्री भी अब 2 दिन की अपनी विदेश यात्रा पर ब्रुनोई और सिंगापुर के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन ये जो सुनील अंबेकर जो प्रचार प्रमुख हैं आरएसएस के, उनका ट्वीट आपको दिखाते हैं जो उन्होंने लिखा है। वो लिख रहे हैं कि जाति जनगणना एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और ये हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए महत्वपूर्ण है। इसे बहुत गंभीरता से निपटाया जाना चाहिए। कभी कभी सरकार को संख्या की ज़रूरत होती है और उसने पहले भी इसी तरह की प्रैक्टिस की है, ये उनका कहना है। और इसी बात पर मल्लिकार्जुन खड़गे अब सवाल कर रहे हैं कि स्पष्ट करें कि जातिगत जनगणना वो चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। विपक्ष के कई नेताओं की इस पर प्रतिक्रिया भी आई है। लालू प्रसाद यादव की भी प्रतिक्रिया आई है, कांग्रेस पार्टी के अलावा, और अखिलेश यादव की भी। उस पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन अमलेंदु जी एक बड़ा सवाल ये है कि अब लगातार अभी 2-2.5 महीने नई सरकार को बने हुए हैं और ये विपक्ष के सारे जो मुद्दे रहे उसके उस पर ये जाति दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब कि जो विपक्ष ने अपने उसका जो घोषणा पत्र था खासतौर पर कांग्रेस पार्टी का, क्या वो घोषणा पत्र वास्तव में अब भारतीय जनता पार्टी ने भी स्वीकार कर लिया है कि उसमें जो चीज़ें थीं वो वास्तव में पब्लिक वेलफेयर से संबंधित चीज़ें थी और उसको स्वीकार करने में ही भलाई है? देखिए समीर जी, एक तो पूरे चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मछली, मंगलसूत्र, मटन, मुसलमान, यही सब चीज़ें करते रहे थे। और राहुल गांधी लगातार जनता के सवाल उठाते रहे थे। महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, जातिगत जनगणना का मुद्दा, ये सारे मुद्दे राहुल गांधी उठाते रहे थे। और प्रधानमंत्री एक तरह से कहा जाए उन मुद्दों की हवा निकालते हुए दिखाई पड़ रहे थे। उसका सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में ज़बरदस्त तरीके से नुकसान हुआ। और जो विपक्ष के आरोप हैं कि अगर हेराफेरी नहीं हुई होती तो भारतीय जनता पार्टी 150 के नीचे सिमट रही थी, ऐसे विपक्ष के आरोप हैं। तो अब वो कितना सही है कितना गलत है वो एक अलग का मसला है, लेकिन अगर वो आरोप पे ना भी जाया जाए तब भी जो सामने दिख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, 303 से 240 पे आ गई। अब ये जो जातीय जनगणना का मसला है समीर जी, ये जातीय जनगणना का मसला जो है ये भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बनता चला जा रहा है। पहले जब चुनाव से पहले राहुल गांधी ने ये बात उठाई थी जातीय जनगणना की, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया था कि उनके लिए 4 जातियाँ हैं, उसमें किसान है, महिला है और युवा है और जाने क्या क्या उन्होंने बता दिया था कि मतलब कि उनके लिए जातिगत जनगणना कोई सवाल नहीं हो। फिर ये कहा गया कि जातिगत जनगणना के सवाल पर राहुल गांधी देश को तोड़ना चाहते
चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं। ये इस तरीके के आरोप अभी भी जो थे वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए जाते रहे, कल तक लगाए जाते रहे। इधर जो मोहन भागवत का बयान आया कि जातिगत जनगणना जो है उससे वो समाज में टूटन पैदा होगी, ये उनका बयान आया। अब जब ये समझ में आया आरएसएस को, जो उनकी पलक्कड़ में 3 दिन की बैठक चल रही है केरल में, कि ये मसला बड़ा बन चुका है और जनता में ये मसला है, और तमाम जो सर्वे आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 75% से ज़्यादा लोग जातिगत जनगणना के समर्थन में हैं। ये जब सर्वे आना शुरू हुए तब आरएसएस को शायद समझ में आया और ज़मीन से उनके पास जो सूचनाएं आई होंगी कि ये मामला बड़ा बन चुका है और अगर इसको नहीं कराया गया तो ये भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त तरीके से नुकसान पहुँचाएगा। पलक्कड़ में जो आरएसएस की बैठक हो रही है समीर जी, वो हो ही इसीलिए रही है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सिमटती जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा समाप्त हो चुका है, वो चुनाव जिताने की स्थिति में नहीं रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अब किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाए कि उसका अस्तित्व बना रहे, ये चिंता आरएसएस को सता रही है। भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं अपनी अलग हो सकती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंताएं हैं। आरएसएस की चिंताएं भारतीय जनता पार्टी को बचाए रखने की चिंता है, इसलिए आरएसएस ये वहाँ अपना 3 दिन का कार्यक्रम कर रहा है पलक्कड़ में केरल में। एक चीज और अमलेंदु जी, जो इसको जातिगत जनगणना को लेकर जो राहुल गांधी ने, और जाहिर सी बात है कि वो राहुल गांधी जो तमाम मुद्दे लेकर चुनाव से पहले उन्होंने उठाए थे, अब उन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी जब अल्पमत में आने के बाद सरकार उसने जरूर बनाई, लेकिन उसको ये समझ में आया है कि उन मुद्दों की कितनी अहमियत है, वो कितने पब्लिक वेलफेयर से, लोक कल्याण से जुड़े हुए हैं, उन पर वो आगे बढ़ रही है। तो ये जाति जनगणना भी एक ऐसा मुद्दा है। अभी कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने कहा था कि जाति जनगणना तो हम करा कर रहेंगे, और अगर नहीं कराते हैं तो दूसरा कोई प्रधानमंत्री आएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण। मोदी जी, अगर आप जाति जनगणना को रोकने के बारे में सोच रहे हैं तो आप सपना देख रहे हैं, कोई शक्ति अब इसे रोक नहीं सकती। हिंदुस्तान का ऑर्डर आ चुका है, जल्द ही 90% भारतीय जाति जनगणना का समर्थन और मांग करेंगे। ऑर्डर अभी लागू कीजिए, आप अगले प्रधानमंत्री को ये करते देखेंगे। तो एक बड़ी चुनौती पेश की थी राहुल गांधी ने, और अब देखिए उसी तरह से राजद के जो सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव, उनका भी ट्वीट आया है, कह रहे हैं कि हम तो ये जातिगत जनगणना करा कर रहेंगे। लालू प्रसाद यादव लिख रहे हैं कि इन आरएसएस बीजेपी वालों का कान पकड़ दंड बैठक करा, इनसे जाति जनगणना कराएंगे। इनका क्या औकात है जो ये जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। इनको इतना मजबूर करेंगे कि इन्हें जातिगत जनगणना करना ही पड़ेगा। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब का एकता दिखाने का समय अब आ चुका है। लालू प्रसाद यादव का अपना तरीका है, उनका बोलने का अपनी एक शैली है। ट्वीट भी वो उसी शैली में करते हैं, चाहे वो खुद ट्वीट करते हैं चाहे उनकी टीम करती है, लेकिन ये दिखता है कि ये भाषा और ये तरीका जो है वो लालू प्रसाद यादव का ही है। तो ये जिस तरह से अब दबाव बना रहे हैं, और ये विश्वास है विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को, कि उनके दबाव में सरकार को झुकना ही है, अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज सरकार के सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने है। और अब आरएसएस भी जब उसका समर्थन करता दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि अब ये मुद्दा भी शायद भारतीय जनता पार्टी अब इस मुद्दे पर भी आगे बढ़े, जैसे वो दूसरे मुद्दों पर विपक्ष के एजेंडे पर आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है। देखिए समीर जी, आरएसएस का जो सुनील अंबेडकर का बयान हम लोगों ने दिखाया अभी, वो ये साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि अब ये आरएसएस की समझ में आ गया है कि ये जो निकल चुका है, जो राहुल गांधी ने तीर छोड़ा है, ये तीर अब भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त तरीके से लहूलुहान करने वाला है। इसीलिए आरएसएस ने जैसे ही चिंता व्यक्त की है इस पर, और समझाया जा रहा है समीर जी कि अब ये बीजेपी की सरकार जो है ये इस पे मजबूर हो जाएगी जातिगत जनगणना कराने पे। चूंकि राहुल गांधी का जो हम लोगों ने ट्वीट दिखाया पहले आया था, उसमें राहुल गांधी साफ कह रहे हैं कि आप कराएंगे या अगला प्रधानमंत्री आके कराएगा, आप ये सोच लीजिए कि आपको करानी है कि अगला। यानी कि ये मौका आपको दिया जा रहा है कि आप इसको करा लीजिए। और समीर जी, लोकसभा में भी राहुल गांधी जब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बोल रहे थे तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम इस सदन से ही ये जातिगत जनगणना कराकर दिखाएंगे, दुनिया की कोई शक्ति इसको रोक नहीं सकती है। तो ये वहां से उन्होंने चैलेंज नरेंद्र मोदी को दे दिया था। तो अब नरेंद्र मोदी पहले तो उस पर अपना इवेंट बट करना चाहते होंगे, और ये समझ में आ रहा होगा कि जातिगत जनगणना अगर हो जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें आंकड़े सामने आ जाएंगी, उससे फिर भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हो सकती है, क्योंकि उसका जो कोर वोटर समझा जाता है वो इसके खिलाफ जा सकता है। लेकिन अब ये बात भी समझ में आ गई कि भारतीय जनता पार्टी जिसको अपना कोर मतदाता समझती है, अकेले उसके मत के आधार पर सरकार में नहीं आया जा सकता। इसलिए अब ये मजबूरी हो गई है, जैसा कि लालू यादव का ट्वीट कह रहा है कि अब ये दलित, पिछड़ा, एकता जो है उसको दिखाने का समय आ गया है। तो ये वो समझ गए हैं कि ये दलित, पिछड़ा, एकता जो है ये होने वाली है और ये अब अपना रूप दिखा रही है। इसका नुकसान
नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है ज़बरदस्त तरीके से। तो अब ये मजबूर होकर के इनको ये जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी। और यही जयराम रमेश जो अपने ट्वीट में कह रहे हैं कि क्या नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जो है अब इसको करा करके एक और हमारा मुद्दा जो है उस पर अब झुकेंगे, एक तरीके हाईजैक करेंगे। और बिल्कुल, और जिस तरह से इसमें सहयोगी दलों का, आप सही कह रहे हैं कि एनडीए के घटक दलों का भी जो रुख और रुझान नहीं बल्कि वो सीधे तौर पर ये दिखाई पड़ रहा है कि ये जाति जनगणना के पक्ष में है और उनकी राजनीतिक विवशता भी है, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, निषाद पार्टी हो, और चाहे दूसरी पार्टियां हों, तो उनका भी रुख ये दिख रहा है। और इस मामले में जो ये चुनौती है, राहुल गांधी ने पहले चुनौती दी कि आप नहीं करेंगे तो कोई दूसरा प्रधानमंत्री करेगा। अमरेंद्र जी, ये साफ ये भी दिखा रहा है कि सरकार को एक तरह से चैलेंज किया जा रहा है कि एक ऐसा मुद्दा है जो सरकार को गिराने की ताकत भी रखता है, और इस मुद्दे पर अगर जरूरत पड़ी तो आपके घटक दल वो दूसरे पाले में चले जाएंगे। तो ये जो चीज है और ये जो मुद्दा है, अब आरएसएस के इस बयान के बाद ये और गंभीर बनता चला जा रहा है। और जिस तरह से लगातार कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो जनता के बीच से निकल रहे हो, सरकार के फैसले, और सबसे महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम आदेश आ रहे हैं और जो तमाम सरकारों को लेकर जो जिस तरह से वो घेर रही है, टिप्पणी कर रही है, तल्ख टिप्पणी कर रही है। ताजा तरीन मुद्दा जो बुलडोजर की पॉलिसी है, उस पर लेकर सरकार ने राज्य सरकारों से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं कि आखिर आप किस कानून के तहत किसी का घर गिरा देंगे। कानून ये नहीं कहता कोई अपराधी साबित भी हो जाए तो उसमें ये जरूरी नहीं कि आप उसका घर गिरा देंगे। घर कोई ये भी नहीं जरूरी है कि जो अपराधी है उसी का घर है, उसके परिवार में किसी और के नाम का भी घर हो सकता है, माता पिता का। ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पर सरकार जो जिन चीजों को ये सोचकर चल रही थी कि उस पर इसको बढ़त मिल रही है, कानून के दायरे से बाहर निकलकर भी जो तमाम तरह से काम कर रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की नजरें भी लगातार सख्त दिखाई पड़ रही हैं। और ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी को एक पीछे जाना पड़ रहा है, उसे मजबूर होना पड़ रहा है अपने तमाम फैसलों को वापस लेने में। ये चाहे और ये दबाव चौतरफा बन रहे हैं। अब आरएसएस का जाति जनगणना को लेकर ये दिया गया बयान भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस और ज्यादा हो गया है, था तो पहले से ही। भारतीय जनता पार्टी अब ये तय करना उसके लिए मुश्किल है कि वो कराए जाति जनगणना या ना कराए। कराए तो ये दिक्कत है कि वो विपक्ष के एजेंडे को फिर से उसने हाईजैक किया, मजबूर हो गई ऐसा करने के लिए। नहीं कराती है तो फिर वोट बैंक का उसको नुकसान है। चुनाव में, चूंकि लोकसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा है, आगे भी उठाना पड़ सकता है। तो ये बड़ी दुविधा वाली स्थिति है, कैसे निपटेगी इससे? देखिए समीर जी, यहाँ भारतीय जनता पार्टी इसमें विवश क्यों होगी जातिगत जनगणना कराने पे, इसको ऐसे आप समझिए। एक तो राहुल गांधी ने जैसे कहा कि आप कराएंगे या अगला प्रधानमंत्री कराएगा, इसका मतलब ये साफ साफ संकेत दे दिया गया कि इस मसले पर हम आपकी सरकार गिरा सकते हैं। और समीर जी, वक्फ वोट का मसला जो जेपीसी को गया, उसमें ये बात साफ समझ में आ गई थी कि वक्फ वोट के बिल को अगर लोकसभा में पेश करती सरकार तो वो बिल लोकसभा में गिर जाता, चूंकि उसके जो सहयोगी दल हैं वो उसके खिलाफ चले जाते। जिस तरीके से उनकी तब से प्रतिक्रिया आ रही थी उनके सहयोगी दलों से। जातिगत जनगणना का सवाल भी समीर जी ऐसा ही है कि इस पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जो हैं, खासतौर से जनता दल यू, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और टीडीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, ये सभी इन सबको जातिगत जनगणना के समर्थन में आना पड़ता। अगर इस पे कोई बिल आया था या इस पे कोई प्राइवेट मेंबर बिल भी आता तो उस पर उनको इसके साथ जाना पड़ता। ये भी हो सकता था, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी ला सकता था विपक्ष, अगर उसको ये विश्वास होता कि सरकार के लिए खतरा बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ला सकता था। और राहुल गांधी ने जो लोकसभा में कहा था कि हम इसी सदन से पास कराएंगे, इसका मतलब उन्होंने ये संकेत दे दिया था कि वो ही करेंगे तो दूसरा कोई प्रधानमंत्री करेगा। तो हाँ, तो उन्होंने ये संकेत दे दिया था कि इस मसले पर हम बिल लेकर आएंगे और आपके सहयोगी इस पे मजबूर हो जाएंगे कि वो इस बिल के समर्थन में आए। और जाहिर सी बात है समीर जी कि अगर ये बिल आता, प्राइवेट मेंबर बिल भी अगर लोकसभा में आता, तो भारतीय जनता पार्टी के इन सहयोगियों के सामने संकट होता कि ये किस तरीके से उसका विरोध करें। क्योंकि अगर उसका विरोध करते तो संदेश ये आता कि ये जातिगत जनगणना के विरोधी हैं। और जातिगत जनगणना का विरोधी होने का ठप्पा ना तो जनता दल यू सह सकता है, ना चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी सह सकती है, ना चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी सह सकती है, और ना एकनाथ शिंदे की शिवसेना सह सकती है। तो इनके सामने ये संकट होता कि इनको फिर उस प्राइवेट मेंबर बिल का समर्थन करना पड़ता। जाहिर सी बात है कि अगर वो प्राइवेट मेंबर बिल पास होता तो ये सरकार के लिए बहुत बड़ा तमाचा होता है एक तरीके से, कि आप जिस एजेंडे का विरोध कर रहे थे वो राहुल गांधी लेकर के आए उस बिल को, या उसमें प्राइवेट मेंबर बिल को, या कोई और बिल आया और वो सदन में पास हो गया। समीर जी, सन 70 के बाद से आज तक कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल
पास नहीं हुआ है। तो ये भी एक होता है कि प्राइवेट मेंबर बिल इस मसले पर पास होता, वो भी या ऐसे मसले पर पास होता सरकार जिसके खिलाफ खड़ी हुई है और उसके सहयोगी उसके समर्थन में जाते, यानी कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरने का एक वाजिब कारण बन जाता और सरकार के सहयोगियों को ये मिल जाता कहने के लिए कि हम अब इस सरकार के साथ नहीं रह सकते चूंकि इस मुद्दे पर सरकार खिलाफ खड़ी हुई। तो ये चिंता आरएसएस की सामने निकल करके आई है। तो ये कोई सदिच्छा में नहीं है आरएसएस का ये बयान जो भी आया है। और जयराम रमेश या मल्लिकार्जुन खड़गे जो सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल अभी भी है, चूंकि जिस तरीके का बयान आया है गोलमोल करके जलेबी छानी गई है उसमें ये स्पष्ट ही नहीं हो रहा है कि आप जातिगत जनगणना के समर्थन में है या विरोध में। अब कहा जा रहा है कि इसका दलितों, अरे भाई दलितों की तो वैसे भी है उसमें गिनती होती है, तो वो डाटा तो है, गिनती नहीं होती है, ओबीसी की नहीं होती है, तो ओबीसी का मसला है सबसे बड़ा कि ओबीसी कितना है कितना नहीं है। तो ये जो है, तो इसलिए ये आरएसएस का जो बयान आया है वो बहुत घुमाव फिराव वाला है और एक तरीके से वो स्पष्ट रूप से आना नहीं चाहते इस पर खुल करके सामने। अब इसको आरएसएस को भी मजबूर किया जाएगा कि आप खुल करके इस पर मसले पर सामने आइए। जी बिल्कुल, और ये एक आरएसएस का अभी बयान ये दिखा रहा है कि इस मामले पर आरएसएस को भी और भारतीय जनता पार्टी को खास तौर पर अब खुलकर आना पड़ेगा, या तो उसे जाति जनगणना का आदेश देना पड़ेगा, कराना पड़ेगा, ये जाति जनगणना करानी पड़ेगी, और नहीं तो फिर उसको इसका नुकसान साफ दिखाई दे रहा है। और नुकसान अगर साफ दिखाई दे रहा है तो इस स्थिति में वो ये काम न करे, ऐसा मुश्किल है। इसीलिए जयराम रमेश तमाम सवाल भी उठा रहे हैं आरएसएस पर, लेकिन ये भी कह रहे हैं, उम्मीद भी जता रहे हैं कि ये सरकार उसको कराएगी, क्योंकि अब आरएसएस का भी उसके ऊपर दबाव पड़ रहा है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो सवाल उठाया है, एक बार फिर उनका ट्वीट देखेंगे, बहुत ही अहम सवाल है और ये पूछ रहे हैं कि आखिर आप चाहते क्या हैं, हाँ या ना। जाति जनगणना के मुद्दे पर आरएसएस हाँ चाहता है कि नहीं चाहता है। मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं कि आरएसएस स्पष्ट रूप से देश को बताएं कि वो जातिगत जनगणना के पक्ष में है या विरोध में है। देश के संविधान की बजाय मनुस्मृति के पक्ष में होने वाले संघ परिवार को क्या दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग व गरीब वंचित समाज की भागीदारी की चिंता है या नहीं। ये सवाल है मल्लिकार्जुन खड़गे का आरएसएस से। लेकिन जयराम रमेश कहते हैं कि आरएसएस या संघ इस मामले पर बयान देने वाला, सुझाव देने वाला, वीटो करने वाला आखिर कौन है। ना तो वो राजनीतिक संगठन है, ना ही उसकी कोई ऐसी संवैधानिक हैसियत है। आखिर वो क्यों ऐसा दे रहा है। फिर भी उनका ये कहना है कि अगर वो दे रहा है तो अब ये ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के एक और मुद्दे को, उस पर वो आगे बढ़ेंगे और जाति जनगणना कराएंगे। एक बार जयराम रमेश का ट्वीट देखते हैं। उन्होंने कई सवाल पूछे हैं आरएसएस से और आखिर में उन्होंने ये उम्मीद भी जताई है कि ऐसा अगर आरएसएस कह रहा है, संकेत दे रहा है, तो इससे स्पष्ट है कि अब सरकार इस मामले में आगे बढ़ेगी। जयराम रमेश लिख रहे हैं कि जाति जनगणना को लेकर आरएसएस की उपदेशात्मक बातों से कुछ बुनियादी सवाल उठते हैं। क्या आरएसएस के पास जाति जनगणना पर निषेधाधिकार है? जाति जनगणना के लिए इजाजत देने वाला आरएसएस कौन है? आरएसएस का क्या मतलब है जब वो कहता है कि चुनाव प्रचार के लिए जाति जनगणना दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए? क्या ये जज या अंपायर बनना है? आरएसएस ने दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता पर रहस्यमयी चुप्पी क्यों साध रखी है? और अब जब आरएसएस ने हरी झंडी दिखा दी है, तब क्या नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री कांग्रेस की एक और गारंटी को हाईजैक करेंगे और जाति जनगणना कराएंगे? तो ये एक सवाल उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा है, लेकिन बाकी सवाल उनके आरएसएस से हैं। और आरएसएस के इस बयान पर उन्होंने सवाल किया है कि आखिर आरएसएस ने किस हैसियत से ये बयान दिया है और उसके पीछे उसकी मंशा क्या है, वो चाहता क्या है। तो जाति जनगणना को लेकर अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर, एनडीए सरकार पर और दबाव बढ़ रहा है, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन तमाम सवालों के बीच महत्वपूर्ण ये भी है कि अब ये भी एक जब सवाल आया है तो ऐसे समय में आया है, हालांकि केरल में आरएसएस की बैठक चल रही है, अभी अमलेंदु जी ने बताया, और उसी बैठक के बाद उन्होंने, सुनील आम्बेकर ने ये बयान दिया है जाति जनगणना को लेकर। लेकिन ये भी एक संयोग इसको कहिए कि प्रधानमंत्री इस बयान के बाद अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर आज ही रवाना हो गए हैं ब्रुनेई और सिंगापुर के लिए। अमलेंदु जी, ये संयोग ही है? नहीं, संयोग है या प्रयोग है समीर जी, ये तो कहा नहीं जा सकता कि उधर आरएसएस का बयान आता है
और इस पर प्रधानमंत्री को कुछ ना बोलना पड़ जाए या भारतीय जनता पार्टी की इस पर कोई प्रतिक्रिया ना आए या लोग सवाल ना पूछ लें तो प्रधानमंत्री जो है विदेश चले जा रहे हैं। तो ये हो सकता है ये संयोग ना होकर के प्रयोग हो कि आरएसएस का बयान ऐसे समय आए जब प्रधानमंत्री विदेश जाने वाले हों, ताकि प्रधानमंत्री को इस पर बोलने की बाध्यता ना हो। तो ये प्रयोग भी हो सकता है, ये संयोग का मसला दिखाई नहीं पड़ रहा है समीर जी, क्योंकि प्रधानमंत्री जब गए हैं तो ये प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भी पहले से तय है और आरएसएस की बैठक भी पहले से तय है। तो ये इन तिथियों के बीच में क्या समन्वय है, ये आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी जानते होंगे कि किस तरीके से तिथियां तय की गई कि आरएसएस की बैठक कब होगी, प्रधानमंत्री कब जाएंगे, आरएसएस का बयान कब आएगा। भाई आरएसएस का बयान ये परसों भी आ सकता था, जो कल आया है आरएसएस का बयान ये परसों भी आ सकता था। कल प्रधानमंत्री थे यहाँ देश में थे तो उनसे सवाल पूछे जा सकते हैं प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं बोलना पड़ सकता था। लेकिन प्रधानमंत्री आज सुबह ही निकल गए ब्रुनेई और सिंगापुर की 3 दिवसीय यात्रा पर और कल बयान आता है आरएसएस का। तो ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है कि प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर चले गए। जाहिर सी बात है समीर जी कि विपक्ष ने, खासतौर से राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को अपने जाल में फांस दिया है और अब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि इस जाल से निकलना किस तरह है। तो अब वो इस मसले पर हामी भरते हुए भी नजर आ रहे हैं लेकिन नानुकुर भी करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि अपने तरीके से चीज़ों को मोल्ड करने का अभी प्रयास कर रहे हैं और जब इसमें पूरी तरीके से विफल हो जाएंगे तब इस मुद्दे पर आकर के उनको जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सहयोगी हैं वो बोलने लगे हैं, ओम प्रकाश राजभर जो है उनका बयान आया है कि वो एनडीए में ही जातिगत जनगणना कराई जाएगी। यानी कि समीर जी अब जो एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं वो राहुल गांधी के साथ इस मसले पर खुल करके खड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ रही है कि जो जिन दलों का केंद्र में समर्थन है वही नहीं बल्कि जिनका केंद्र में समर्थन नहीं भी है, ऐसे भी एनडीए के जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं वो भी इस मसले पर राहुल गांधी के खिलाफ खड़े हैं। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में और जो उपचुनाव आने वाले हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा और अगला लोकसभा चुनाव जब भी हो, चाहे मध्यावधि चुनाव हो चाहे पूरे समय पे चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जातिगत जनगणना गले की फांस बन जाएगी। ये समझते हुए आरएसएस ने जबरदस्त तरीके से पलटी मारी। बिल्कुल, और ये सबसे मुश्किल बात भारतीय जनता पार्टी के लिए यही है कि उसके सहयोगी दल भी इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन का जो स्टैंड है इस मामले में, उनका जो विजन है, जो उनके विचार हैं, उसके साथ वो खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। एक बार सुनते हैं ओम प्रकाश राजभर जो सुभाषपा के नेता हैं, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, उनका क्या कहना है। एनडीए के घटक दल, उनकी पार्टी भी एनडीए में है। जाति जनगणना का मकसद है कि जो जातियों की गिनती हो, जो कमजोर जातियां हैं, जो आज तक उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी नहीं मिल पाई है, उनकी गिनती हो, उनको बेहतर जीवन जीने के लिए उनको सरकार से जो सुविधाएं मिलती हैं उनको मिले, उनकी गिनती होना जरूरी है। तो जो जातिवार जनगणना की बात मोहन भागवत जी ने कहा है, हम उनकी बात का समर्थन करते हैं और मैं फिर कह रहा हूं, एनडीए गठबंधन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जातिवार जनगणना होगी और जो विपक्ष के लोग परेशान हैं वो धैर्य रखें और जातिवार जनगणना होके रहेगी। 2022 का चुनाव हो या 24 का चुनाव हो, दोनों में सियासी मुद्दा भी रहा है। देखिए, वो लोग चुनावी इशू बना के लड़ रहे थे कि चुनाव में वोट लेने का काम कर रहे थे, लेकिन मंशा यहाँ है कि जातिवार जनगणना से नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, किवट, मल्ला, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, सपेरा, धुनिया, जुल्हा, धुनिया, अंसारी, साई, दर्जी, फकीर, जो ऐसी छोटी छोटी जातियां हैं, ऐसी जातियों की गिनती होगी तब उस पे ध्यान लोगों का विकास के लिए, उनके विकास के लिए, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई के लिए उन पे लोगों का ध्यान जाएगा। जातिवार जनगणना का मकसद हम लोगों का ये है। इस उद्देश्य से हम लोग की जो जिनकी गिनती नहीं है, राजनीति में 8-10 जातियों के अलावा उनकी गिनती नहीं है, तो उनकी गिनती कैसे हो, उनको हिस्सेदारी कैसे मिले, इस बात को लेकर के हम लोग बराबर लड़ते रहते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये चुनावी जुमला नहीं है जो विपक्ष के लोग बोलते हैं, ये उन लोगों को हक दिलाने की बात है जो आज तक हक कांग्रेस, सपा, बसपा ने उन तक नहीं पहुंच पाई है। अमतुल्ला खान, उनको ईडी ने हिरासत में लिया है। आज सुबह उनके आवास पर तो जाति जनगणना को लेकर अपना स्टैंड क्लियर किया है ओम प्रकाश राजभर ने। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, सुभाषपा के नेता हैं,
पूर्वी उत्तर प्रदेश में इनकी पार्टी का अपना एक बेस है और एनडीए गठबंधन के साथ हैं, बीच में अलग भी हो जाते हैं फिर साथ में आ जाते हैं। फिलहाल वो एनडीए गठबंधन के साथ में है और राज्य में मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री। इसी तरह से दूसरे जो एनडीए के घटक दल हैं उनका भी इस मामले में स्टैंड जो है क्लियर है और वो भी इंडिया गठबंधन के साथ ही दिखाई पड़ रहे हैं। साथ का मतलब यह है कि जो इस जाति जनगणना को लेकर जो विचार इंडिया गठबंधन के नेताओं के हैं वही एनडीए गठबंधन के कई घटक दलों के भी हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि अगर ये मुद्दा इतना गंभीर है, घटक दल भी अगर हमारे साथ नहीं है, अगर इस पर कोई संसद में कोई बिल आ जाता है, प्राइवेट मेंबर बिल आ जाता है, कुछ होता है तो नुकसान होगा। यही नहीं, जिन राज्यों में चुनाव भी होने हैं वहां भी नुकसान होने की इसकी पूरी आशंका उसे दिखाई पड़ रही है। और अब जबकि आरएसएस ने भी इस मुद्दे पर धीरे धीरे उसका समर्थन करना शुरू किया है, वो चाहे बहुत स्पष्ट तरीके से नहीं किया है जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ये पूछना चाह रहे हैं आरएसएस से, लेकिन फिर भी अगर उसने इस तरफ बढ़ने की दिशा में कुछ कदम उठाए हैं तो ये साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पर अब सबसे बड़ा दबाव बन रहा है कि वो जातिगत जनगणना कराए या इस तरफ वो आगे बढ़े। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी आरएसएस के इस बयान के बाद, सुनील आम्बेकर के बयान के बाद जाति जनगणना को लेकर एक बार फिर अपनी बात दोहराई है और ये इंडिया गठबंधन के ये सारे सहयोगी दल इस मुद्दे पर या और भी मुद्दों पर एक साथ दिखाई दे रहे हैं, अभी से नहीं, लोकसभा चुनाव के पहले से ही। और उसके बाद भी जितने भी मुद्दे हैं ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी गंभीर, उसके लिए एक बहुत मुश्किल घड़ी है कि इंडिया गठबंधन तमाम मामलों में उसके घटक दल सरकार न बना पाने के बावजूद साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एनडीए के घटक दल कई मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी से अलग दिखाई पड़ रहे हैं। सुनते हैं अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, उसके बाद इस खबर पर और आगे बढ़ते हैं। राजनीति करनी चाहिए। जाति जनगणना सामाजिक न्याय का रास्ता है। जाति जनगणना सबका साथ सबका विकास का रास्ता है और जाति जनगणना से समाज जुड़ेगा, समाज बटेगा नहीं। और जो लोग बांटते रहे हैं, जो समाज को तोड़ते रहे हैं, वो लोग अगर कहें कि जाति जनगणना से समाज में दूरियां होंगी, ये तो वही कहावत हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ये बात अखिलेश यादव कह रहे हैं। अब इस समाजवादी पार्टी का शुरू से ही स्टैंड रहा है, समाजवादी पार्टी सबसे मुखर पार्टी रही है जो जातिगत जनगणना को लेकर चाहती है, या फिर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी खास तौर पर इसको अपनी हर सभा में चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी कांग्रेस पार्टी का ये एक मुख्य मुद्दा था और अभी भी इसे लेकर राहुल गांधी लगातार सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सीधे तौर पर वो चुनौती देते दिख रहे हैं और उन्हीं चुनौतियों का, उन्हीं दबावों का ये असर है कि अब उसका जो भारतीय जनता पार्टी का जो बैकबोन संगठन है, उसकी जो मुख्य आधार संगठन है, वह है भले ही वैचारिक संगठन, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पूरी ताकत वहीं से मिलती है। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी जाति जनगणना के मामले में लगभग उसी स्टैंड की ओर बढ़ रही है जो इंडिया गठबंधन का है, राहुल गांधी का है, कांग्रेस पार्टी का है। अब और एनडीए के घटक दल पहले से ही इस मामले में सरकार के विरोध में और इंडिया गठबंधन के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। जिस तरह के उनके लगातार बयान आ रहे हैं, वो चाहे जनता दल यूनाइटेड का हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड तो पहले से ही इसके समर्थन में रही है। बिहार में उनकी सरकार है, वहाँ उन्होंने जाति जनगणना कराई भी और कहा कि केंद्र सरकार भी इसको कराए, तो ये पहले से ही उनकी मांग रही है। तो अमलेंदु जी, ये इस मुद्दे पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के घटक दल भी अलग हैं, अब आरएसएस भी है, तो क्या लग रहा है कि ये दबाव अब काम करेगा उस पर? भले ही प्रधानमंत्री अभी विदेश यात्रा पर चले गए हैं, लेकिन लौटने के बाद तो उनसे ये सवाल, हालांकि उनसे सवाल अभी भी नहीं पूछे जा रहे हैं, पर इस पर उनका कोई बयान या कोई स्टैंड या फिर आगे कोई उनकी कुछ कार्रवाई हो सकती है जैसे तमाम मुद्दों पर हुई है? देखिए समीर जी, अब प्रधानमंत्री इस पर आगे क्या करेंगे? प्रधानमंत्री को सोचना है, चूंकि राहुल गांधी तो साफ साफ कह चुके हैं कि आप नहीं कराएंगे तो दूसरा प्रधानमंत्री इसको कराएगा। तो यानी दबाव तो साफ तौर पर दिख रहा है। इधर आरएसएस ने जिस तरीके से
गुलाटी मारी है, उससे भी साफ समझ में आ रहा है कि आरएसएस का भी समर्थन अब नरेंद्र मोदी को उस तरीके से नहीं मिल पाएगा जातिगत जनगणना के सवाल पे जिस तरीके से पहले मिलता रहा। असल में नरेंद्र मोदी का मसला नहीं है समीर जी जातिगत जनगणना, ये आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है। और आरएसएस ने जो इस तरीके से अपनी बात कही है उसमें भी कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर झलक रहा है कि वो जातिगत जनगणना का समर्थन नहीं कर रहा है, बल्कि वो तो उपदेश दे रहा है जिस तरीके से कि साहब वो राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल। अरे भाई, जब राजनीतिक मसला है तो राजनीति के तौर पर ही उसको लिया जाएगा। जाति राजनीतिक मसला ही है, अब सामाजिक मसला सिर्फ नहीं है। चूंकि जब सब कुछ राजनीति से तय हो रहा है और आप किस जाति के इससे राजनीति अगर तय कर रही है तो जातिगत जनगणना भी राजनीतिक मसला है, उसी से तय होगा। जाहिर सी बात है कि किन जातियों के साथ अन्याय हुआ, उनको न्याय कैसे मिल सकता है। सामाजिक न्याय भी अब जातिगत मसला नहीं है, वो राजनीतिक मसला है। तो इसलिए राजनीति तो इस पर होगी। अब भारतीय जनता पार्टी का इस पर राजनीति नहीं कर पा रही है या उसमें पिछड़ रही है, उसकी राजनीति खराब हो रही है, उसे लग रहा है कि उसका हिंदुत्व का मुद्दा हार रहा है, तो ये उसका अपना संकट है। लेकिन समाज के लिए बड़ा मसला है और ये राजनीति से जुड़ा हुआ मसला है, तो इसलिए ये जातिगत जनगणना होकर रहेगी। भारतीय जनता पार्टी कराए तो ये करा ले, नहीं कराए तो दूसरे लोग इसको आकर कराएंगे, जो राहुल गांधी साफ तौर पे एक तरीके से चैलेंज दे चुके हैं। और आरएसएस इसलिए अब गुलाटी मार रहा है कि ये करानी तो पड़ेगी। अब कैसे करानी पड़ेगी? प्रधानमंत्री के सामने संकट ये है कि अभी तक वो जो आरएसएस की विचारधारा उस पर चलते हुए इसको मना ही करते रहे। अब आरएसएस ही जब पलट रहा है तो प्रधानमंत्री कहाँ तक उस पर टिके रहेंगे? तो प्रधानमंत्री भी इस पर पलटी मारेंगे देर सवेर। अब कब मारते हैं ये देखना होगा। सरकार जाने का इंतजार करेंगे कि सरकार चली जाए किसी और मुद्दे पर। यह भी हो सकता है समीर जी कि जातिगत जनगणना ना करानी पड़े, इसके लिए कोई और ऐसे मुद्दे उठा करके लाए जाए जिस पे सरकार चली जाए और सहयोगी दलों का दबाव काम ना करे। ऐसा भी हो सकता है। जो आशंकाएं इसमें व्यक्त की जा रही हैं कि तुम कहते थे दूसरा करा तो दूसरे से ही करा दो, ये कहने का कि दूसरा करा तो दूसरे से करा दो, हम नहीं कराएंगे, तो इस पे भी प्रधानमंत्री अड़ सकते हैं। और ऐसा अड़ेंगे तो कोई ना कोई मुद्दा ऐसा लेकर आएंगे जिसपे उनके सहयोगी दल बिदक जाए और समर्थन वापसी हो जाए, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सरकार नरेंद्र मोदी को चलानी है तो जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी। राहुल गांधी साफ साफ कह चुके हैं और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दोनों इस जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और इसके पीछे जाहिर तौर पर यह सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अब विपक्ष के दबाव में इसलिए उसको बार बार झुकना पड़ रहा है, फैसले वापस लेने पड़ रहे हैं या फिर उसको अपने विधेयक वापस लेने पड़ रहे हैं। उसके पीछे मुख्य कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने बल पर बहुमत नहीं है और बहुमत से काफी पीछे है। महज 240 सांसद उसके पास हैं और जो उसको सांसद जो लोग ये दे रहे हैं, समर्थन अपना दे रहे हैं, उनका यह कहना है साफ तौर पर कई मामलों में इसीलिए सरकार को झुकना भी पड़ रहा है। और जाति जनगणना भी उनमें एक प्रमुख मुद्दा है जिस पर उसके जो बड़े सहयोगी दल हैं, वो चाहे टीडीपी है, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड है, चाहे वो एलजेपी है, जो भी पार्टियां हैं, वो महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है, ये सभी लोग इस मुद्दे पर भी इनका भी स्टैंड वही है जो इंडिया गठबंधन का है, उसके घटक दलों का है। एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर अकेली अलग थलग पड़ती दिखाई पड़ रही है। लेकिन बात वही है कि चुनाव से पहले जिस तरह से सिरे से नकार दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने कहा था कि मेरे लिए केवल 4 जातियां हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, किसान हैं और एक और है। तो ये सीधे से ये बात कहनी थी जो राहुल गांधी लगातार मुद्दा उठा रहे थे कि हम जाति जनगणना कराएंगे सरकार में आने पर, उसको खारिज करने की कोशिश थी और कहा गया, प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल उनके लिए 4 जातियां हैं। लेकिन अब जिस तरह से आरएसएस उनको घेर रहा है या आरएसएस भी दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल होगा इस पर कोई स्टैंड क्लियर अपना ना करना। दूसरी ओर केंद्र सरकार इन मुद्दों पर झुकी हुई है या उसको झुकाने की कोशिश या दबाव बढ़ रहा है, और दूसरी ओर जो ये राज्य सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की और दूसरी भी, उनको तमाम मुद्दों पर वो सुप्रीम कोर्ट में घिरती नजर आ रही हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार भी गिरती नजर आ रही है। ईडी सीबीआई का जिस तरह से दुरुपयोग के आरोप लग रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को घेरा है और सवाल पूछे हैं, ईडी सीबीआई से सवाल पूछे हैं, उसका जवाब उन एजेंसियों के पास नहीं है और उन पर जो ये आरोप लगते हैं कि वो दबाव में काम कर रही हैं, सरकार के दबाव में राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर काम कर रही हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद इस तरह के आरोप पुख्ता हो रहे हैं या मजबूत हो रहे हैं। दूसरी ओर जो बुलडोजर की कार्रवाई सरकारें कर रही हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार, हालांकि उसके बाद कई दूसरी सरकारों ने, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो,
अन्य सरकार उत्तराखंड हो, उन्होंने भी उसका अनुसरण किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणियां की हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और सरकार की कार्यप्रणाली पर ये सवाल उठा रही हैं कि ये सारे काम जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है वो कानून की प्रक्रिया के दायरे से बाहर हो रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है अमलेंदु जी, लेकिन क्या सरकारें, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार का जवाब था, बहुत ही अजीबोगरीब जवाब था उनका कि कानून के तहत ही हो रही है, लेकिन ये टिप्पणी और इसके बाद क्या बुलडोजर की कार्रवाई प्रभावित होगी, कम होगी, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए समीर जी, जो सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा, जो एसजी तुषार मेहता ने कहा, वो एक तरीके से अपनी खाल बचाने का इंतजाम करना था वहाँ, चूंकि ये समझ में आ गया कि सुप्रीम कोर्ट इस पे जो है सख्त टिप्पणियाँ कर रहा था। उस समय उन्होंने कहा कि हमारा जो हलफनामा है वो ये है कि जो भी कार्रवाई हुई है वो विधि सम्मत हुई है, कानून का पालन करते हुए की गई है और कोई अपराधी है इस आधार पर वो कार्रवाई नहीं की गई है। यानी कि आप बाहर आएंगे जब समीर जी, आप तब उस पर राजनीति करके ये बताएंगे कि जब ये इस फला था तो इसने पत्थरबाजी में हिस्सा लिया था तो पत्थरबाजों के घर पे हमने मकान चला दिया, इसने लूट की थी तो हमने इसके घर पे बुलडोजर चला दिया, इसने ऐसा किया था तो हम इसके घर पे हमने बुलडोजर चला दिया। तो आप बुलडोजर वाले बाबा बन जाएंगे और जब सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे तो आप भीगी बिल्ली बन करके बताएंगे कि साहब हम तो सब कुछ कानून सम्मत कर रहे हैं। तो ये तो एक तरीके से अपना बचाने का रास्ता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से तल्ख टिप्पणियां की और सख्त टिप्पणियां की और ये कहा कि कोई अगर आरोपी है और वो अपराधी भी अगर है तब भी उसका मकान नहीं गिराया जा सकता, यदि अब उसने इलीगल निर्माण भी किया है तब भी नहीं गिराया जा सकता, उसकी भी एक प्रक्रिया है, उसका आपको पालन करना पड़ेगा। हालांकि यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि हमने जो भी गिराए हैं उसमें हमने पहले नोटिस दिए, नोटिस के जवाब नहीं आए तब हमने ये कार्रवाई की, यानी ये बचाने का अपने को प्रयास किया गया सरकार की तरफ से। वहां सरकार ने ये नहीं कहा कि हमने गिरा दिया और हमने जो है ठीक कर दिया और गर्मी निकाल दी, ये नहीं कहा कि हमने गर्मी निकाल दी। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के नहीं कहा कि हमने गर्मी निकाल दी, हमने मई में भी जो था वो शिमला बना दिया, सुप्रीम कोर्ट में नहीं कहा। ये सारी बातें बाहर भाषण में आके कहने की हैं, सुप्रीम कोर्ट में कहने की नहीं है, ये साबित हुआ। तो इसमें भी सरकार लगातार घिरी हुई जो थी वो नजर आई और उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य सरकारें हैं, वो इसमें जबरदस्त तरीके से घिरी हुई नजर आई और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणियां की हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई जब होगी तब तक फिर वो एक दिशा निर्देश जारी करेंगे वो उस पर। जी, और ये जो आप उत्तर प्रदेश सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जवाब दे रहे थे, उन्होंने कहा कि यह विधिक तरीके से किया गया है, लेकिन उसका मतलब क्या निकल रहा है कि किसी व्यक्ति को अगर अभियुक्त बनाया गया और वो किसी दूसरे मामले में है, लेकिन उसने घर बनाया था, उसको एक नोटिस दिया गया था, तो चाहे वो 10 साल पहले दिया गया हो नोटिस, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसे ही वो किसी दूसरे मामले में अभियुक्त बना तो जाकर तुरंत पहला काम किया कि उसका घर गिरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी नाराजगी जताई है और ये गाइडलाइंस इसीलिए बनाने की बात कह रही है कि ऐसा ना हो कि ये जो जिस तरह से गैर कानूनी तरीके से एक तरह से ये काम हो रहा है वो लगातार होता रहे, उस पर लगाम लगनी चाहिए और गाइडलाइन पे ये तय होगा कि किस तरह से किसी के घर को कब गिराया जा सकता है। बिल्कुल स्पष्ट तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घर किसी का, अगर कोई अपराधी, पहली बात तो अभियुक्त है, केवल आरोप अगर उसके ऊपर लगे हैं तब तो ऐसी कार्रवाई होनी नहीं चाहिए क्योंकि वो दोषी नहीं है, यानी वो सजा याफ्ता, जब तक उसको सजा कोर्ट ना दे दे। लेकिन अगर सजा दे भी देता है तो जिस मामले में उसको सजा दी गई है वही उस पर काम करेगी, उसी को वो भुगतेगा, ना कि उसका घर गिरा दिया जाएगा। तो इसके बारे में एक गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। लेकिन ये जो बुलडोज़र की नीति है, बुलडोज़र पॉलिसी है, इसको लेकर जैसा सरकारें अपनी उपलब्धियों का प्रचार कर रही थी, अपनी एक उपलब्धि के तौर पर, उसको लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने घेरा है कि ये एक गैर कानूनी कार्रवाई है जो सरकार कर रही है, वो सरकारों के लिए परेशानी खड़ी करने वाली है। लेकिन इस बीच ये जो तमाम तरह के एक और खबर आ रही है, आप मुझे लगातार हिंट कर रहे हैं अमलेंदु जी, उसको बताएं जरा। हाँ, खबर ये आ रही है समीर जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में ये है कि एक खबर उन्होंने शेयर की है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2,44,000 सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह रोक दी है। और तनख्वाह क्यों रोकी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश दिया था कि 31 अगस्त तक सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का विवरण देना है, चल संपत्ति का। वो 2,44,000 कर्मचारियों ने नहीं दी। हालांकि
अब खबर ये भी आ रही है कि उसको समय सीमा बढ़ा दी है, वो 30 सितंबर कर दिया गया है, लेकिन 2,44,000 कर्मचारियों की जो है वो तनख्वाह रोक दी गई। इस पर सुरेंद्र राजपूत जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि भाजपा के विधायक मंत्रियों की तो सैलरी नहीं रोकी भाजपा सरकार ने, सारे नियम सिर्फ कर्मचारियों पर हैं। यानी अब ये कर्मचारियों के ऊपर जो किया जा रहा है, ये भी एक मसला बनता चला जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायकों की मालूम पड़ता है कि 4 साल में संपत्ति 1700 गुना बढ़ जाती है कभी कभी। अमित शाह की हम लोगों ने देखा था किस तरीके से संपत्ति बढ़ गई थी, वो पहले बहुत चर्चा हुई थी कि उनके बेटे के 50,000 का धनिया बेचा था और 50,000 की धनिया से उन्होंने कितने गुना उनका कारोबार बढ़ गया। इस तरीके की सब चीज़ें आती रहती हैं। तो सुरेंद्र राजपूत यही सवाल पूछ रहे हैं कि भाजपा के विधायक मंत्रियों की सैलरी तो भाजपा सरकार ने नहीं रोकी, सारे नियम सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए ही हैं। ये सवाल कांग्रेस की तरफ से पूछा गया है सभी। जी बिल्कुल, और ये कर्मचारियों के लिए कर्मचारियों की नाराजगी का एक और बड़ा कारण बन सकता है। जिस तरह से पेंशन स्कीम में ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग थी, लेकिन वो एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर सरकार आई, और जो कर्मचारियों की नाराजगी इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम ने और बढ़ा दी है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि ये तो एनपीएस की तरह भी नहीं है, उससे भी ज़्यादा बेकार है। ऐसे में ये कार्रवाई सरकार की कि वो कर्मचारियों का वेतन रोक दे रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि सरकार को दबाव महसूस हो गया और उसने अभी 1 महीने की और समय सीमा इस पर बढ़ा दी है। लेकिन ये सवाल भी बहुत एक महत्वपूर्ण है जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने उठाया है कि आखिर विधायकों पर, मंत्रियों पर जो राज्य सरकार के हैं, उन पर ये नियम क्यों नहीं लागू होता है। उन्हें भी अपनी संपत्तियों का ब्यौरा देना चाहिए, और अगर वो नहीं दे रहे हैं तो उनकी तनख्वाह भी रोकी जानी चाहिए। ये एक राज्य सरकार इस मामले में भी घिरी हुई है, लेकिन राज्य सरकार को पता था कि वो घिर जाएगी, उसने उससे पहले ही 1 महीने की सीमा इस पर बढ़ा दी है। लेकिन पेंशन स्कीम को लेकर और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को लेकर राज्य सरकारों को घेरा है, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश सरकार को ही घेरा है, क्योंकि उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी और खूब प्रचारित किया गया। तमाम दूसरे राज्यों में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार करने गए तो बुलडोजर बाबा के तौर पर उनका प्रचार किया गया। यहाँ तक कि जिस जगह उनकी सभा होती थी वहाँ प्रतीक के रूप में बुलडोजर रखे जाते थे, असली बुलडोजर रखे जाते थे। ये दिखा रहा था कि ये काम उन्होंने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों के तौर पर दिखाने की कोशिश की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये इल्लीगल काम है, अवैध काम है, ऐसा एक सरकार नहीं कर सकती है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणियां की समीर जी, और ये कहा कि आप किस कानून के तहत ये मकान आप गिरा रहे हैं, कोई तो कानून होगा ना, किस कानून के तहत गिरा रहे हैं। और ये दंड तो किसी उसमें भी नहीं है। मान लीजिए अगर कोई अपराधी है भी, और एक तो ये हुआ समीर जी कि कल एक बड़ी घटना हुई कि जो अरविंद केजरीवाल के पीए हैं विभव कुमार, उनको एसजी ने कह दिया अपराधी। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तगड़ी फटकार लगाई। जस्टिस उज्जवल भुइयां की मौखिक टिप्पणी आई कि आप विचाराधीन मतलब उसको जो है कैदी को आप अपराधी नहीं कह सकते। बहुत सख्त टिप्पणी एसजी के, यानी कि सरकार जाकर के समीर जी किस तरीके से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल कर रही हो, ये समझा जा सकता है कि मुकदमे बनाए किस तरीके से जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त जो थी वो टिप्पणी की और एक तरीके से फटकार लगाई उनको, एसजी को। तो ये भी एक मसला हुआ। तो इसी तरीके से जो बुलडोजर एक्शन को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट की बहुत सख्त टिप्पणियां आई और सरकार से कहा, ये साफ साफ कहा कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए अपराधी है भी, उसका बेटा अगर मान लीजिए उसका अपराधी है, तब भी वो मकान नहीं गिराया जा सकता। और अगर इलीगल निर्माण हुआ है, हालांकि ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हम किसी इलीगल निर्माण की हम रक्षा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इलीगल निर्माण भी अगर हुआ है तो उसका भी अगर गिराना है तो उसकी भी एक कानूनी प्रक्रिया, उस प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके मन में सुबह आया, सो करके उठे मुख्यमंत्री जी, उनके मन में आया कि ये बिल्डिंग गिरानी है और जाके पहुंच गया बिल्डिंग गिराने के लिए, बिल्डिंग गिरा दी। तो इस तरीके से नहीं हो सकता। हालांकि इस पे जो मायावती हैं उनका भी आज सुबह ट्वीट आया, वो देर से जागी, कल कुछ नहीं कह पाई इस पे, लेकिन आज वो देर से जागी और सुबह उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि अधिकारियों से इसकी जो है होनी चाहिए। राहुल गांधी का कल ही इस पे बयान आ चुका, ट्वीट कर चुके राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कर चुके, अखिलेश यादव इस पे कर चुके, प्रमोद तिवारी का बयान आ चुका, तमाम नेताओं के इस पे मतलब विपक्ष के लोगों के बयान आ चुके। देर सवेर मायावती जी भी इस पे बोली हैं, भले ही देर से बोली हैं, आज बोली हैं सुबह जाकर के, तो मायावती जी के भी इस पे ट्वीट आ गया। अखिलेश यादव ने कहा है कि इस पे ये न्याय का हथौड़ा जो है वो ज्यादा मजबूत है।
अन्याय के बुलडोजर से न्याय का हथौड़ा ज़्यादा मजबूत है। ये अखिलेश यादव ने कल एक वन लाइनर जो था वो ट्वीट करके, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अच्छे तरीके से लिया गया है और एक ये आशा जगी है कि अब शायद सुप्रीम कोर्ट बीजेपी सरकारों की जो मनमानी हो रही है उस पर कोई रोक लगाएगा और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की रणनीति के तहत जिस तरीके से बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाता है उस पर सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश जो है वो डंडा चलाने का काम करेगा। निश्चित तौर पर। और ये बुलडोजर की कार्रवाई ऐसा भी नहीं था कि जो जिनके खिलाफ भी केस दर्ज हो रहे हो सबके खिलाफ हो रहा हो। बिल्कुल चुनिंदा तरीके से ये कार्रवाई हो रही थी, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो रही हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, कहीं भी। एक तो उसमें था कि धर्म विशेष, संप्रदाय विशेष या फिर जो राजनीतिक रूप से आपके विरोधी हैं उनके खिलाफ अगर कोई मामला दर्ज हो रहा है तो बुलडोजर की कार्रवाई तत्काल हो रही है। तो जाहिर तौर पर इसके खिलाफ कई जो यहां पर याचिकाएं दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उनकी सुनवाई के दौरान ये टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की और इसको कहा जा रहा है, जो विपक्ष कह रहा है कि ये बहुत ही न्याय संगत तरीके से ये काम हुआ है और एक्सपोज हुई हैं भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारें बुलडोजर पॉलिसी को लेकर। जिस तरह से बुलडोजर एक्शन हो रहे थे वो पता लग रहा है कि उसके पीछे आपकी मंशा क्या है। अपराध रोकना नहीं बल्कि जो आपके विरोधी हैं उनको किसी भी तरह से डराना, धमकाना और ये सारी चीज़ें, ये सब करना है। और अभी जो जिक्र किया अमलेंदु जी ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का, विभव कुमार का, जो अरविंद केजरीवाल के पीएस रहे, अमलेंदु जी आप ये देखिए कि ये जो जांच एजेंसियों की कार्रवाइयां होती हैं, चाहे ईडी की हो, सीबीआई की हो, सक्सेस रेट पर भी आज एक रिपोर्ट मैं देख रहा था अखबारों में छपी हुई है कि बहुत कम है। हालांकि वो कई बार उस तरह की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि ऐसे मामलों में जो सफलता दर है, यानी किसी को सजा नहीं दिला पाती हैं ये ईडी और सीबीआई एजेंसियां जो हैं, लेकिन गिरफ्तार करने के बाद जब कोर्ट उसको जमानत दे देती है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको वैसे ही प्रचारित करते हैं कि ये तो जमानत पर छूटे हुए हैं। इस लिहाज से वो जितने विपक्ष के नेता हैं सबको जमानत पर छूटा बता देते हैं और ये चीज़ दिखाई पड़ रही है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी विभव कुमार के लिए, यानी कोर्ट में भी अपराधी शब्द घोषित कर दिया गया कि अभी जबकि वो उसके खिलाफ केस चल रहे हैं और जमानत पर सुनवाई हो रही है। तो ये दिखा रहा है कि ये पूरी एक प्लानिंग के तहत और माइंडसेट के तहत ये सारी चीज़ें की जाती हैं। नहीं, बिल्कुल समझिए, एक रणनीति बनाकर की जाती हैं और उस पर सरकार काम करती है और सरकार के इशारे पे एजेंसियां भी काम करती हैं। इधर राहुल गांधी ने जिस तरीके से फंसाया है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चले गए हैं जो विदेश यात्रा पे, तो कांग्रेस ने उस पर तंज किया। जो जयराम रमेश हैं उन्होंने पूछा है कि जो नियमित तौर पर जो जाने वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं विदेश यात्रा पर जाने वाले, वो लगातार अशांत राज्य मणिपुर क्यों नहीं जा पा रहे हैं, मणिपुर का दौरा कब करेंगे। तो ये सवाल भी उठना शुरू हो गए। और इधर जो राजनीति में तमाम जो हलचल हो रही है समीर जी, उस हलचल में ये है कि चंपई सोरेन तो चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो वहाँ के जो झारखंड के मंत्री बन्नी गुप्ता उनका कहना है कि जब जेएमएम में थे चंपई सोरेन तो चंपई सोरेन टाइगर थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको पिंजरे में बंद कर दिया है और सर्कस का शेर बना दिया है। ये कहना है बन्ना गुप्ता का, जो जेएमएम के मंत्री हैं। इधर हेमंत सोरेन दिल्ली में हैं और वो मिले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से। उसके बाद उन्होंने कहा है कि वो तैयारियां शुरू हुई, यानी कि अब झारखंड भी धीरे धीरे अब चुनाव की तरफ बढ़ रहा है। सरगर्मी बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी, अब खबर ही आ रही है कि अभी तक जनता दल यू और एलजेपी के साथ भारतीय जनता पार्टी का झारखंड में समझौता नहीं था, लेकिन जिस तरीके से चंपई सोरेन को लाने के बाद ये उल्टा असर किया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। अब इसको देखते हुए वहां एलजेपी और जेडीयू के साथ भी समझौते की बातें चल रही हैं और आजसू जो पहले अलग होकर लड़ गया था उससे भी अब समझौते की बातें चल रही हैं कि आजसू भी अब मिलकर लड़ेगा। तो यानी भारतीय जनता पार्टी उस झारखंड में भी अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, जहां वो सोच रही थी कि वहां वो अब सरकार बना लेगी और वहां अच्छे तरीके से उसने उत्पाद एक तरीके से मचाया था। अभी तो काफ़ी ज़्यादा उत्पाद मचा। वहाँ हमने देखा कि वीडियोज़ तमाम वायरल हुए। एक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी का वायरल हुआ वीडियो ये कहते हुए कि भाई आप लोग भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं और जवानों के ऊपर आप पत्थरबाजी कर रहे हैं, तो कैसी आप ये राष्ट्रभक्ति कर रहे हैं, इस तरीके का वो सवाल उठाते हुए उनका अधिकारी का वायरल हुआ। तो यानी अब चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गई हैं और राजनीति अब धीरे धीरे जो है वो चुनावी मोड में इधर आती जा रही है और काफ़ी चीज़ें बदलने वाली हैं। राहुल गांधी ने जिस तरीके से फंसाया है, अब ये पता नहीं कि ये झारखंड का मसला है कि राहुल गांधी ने जो फंसा लिया उसका मसला है कि आरएसएस ने पलटी मारी है उसका मसला है।
प्रधानमंत्री हमारे जो हैं वो विदेश यात्रा पर 3 दिन के लिए चले गए हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ये तो जो आरएसएस का ताज़ा तरीन बयान है जाति जनगणना को लेकर, सुनील आम्बेडकर का जो ट्वीट है, एक बार उनका बयान फिर से हम दिखाएंगे स्क्रीन पर। लेकिन ये बयान प्रधानमंत्री के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए राहत भरा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। इसमें अब उनके ऊपर और दबाव है कि अपना स्टैंड क्लियर करें। आरएसएस से तो खैर पूछा ही जा रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा है कि आप हाँ चाहते हैं या ना चाहते हैं, लेकिन आरएसएस की कोई इसमें भूमिका नहीं होगी। सवाल ये भारतीय जनता पार्टी से और केंद्र सरकार से पूछा जा रहा है। केंद्र सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना पड़ेगा, और अगर वो अपना रुख स्पष्ट नहीं करता है तो निश्चित तौर पर चुनावी राज्य जहां पर भी चुनाव हो रहे हैं उस पर, उन राज्यों में राजनीतिक खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा ही, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी जो हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की सीटें 303 से 240 पर चली आई हैं, जबकि उसको उम्मीद थी कि 400 के पार उसकी सीटें जाने वाली हैं। इसके पीछे जाति जनगणना का मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण रहा। राहुल गांधी ने, विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से इसे जोर शोर से उठाया और ये बताया लोगों को कि सरकार इस मामले में आगे जानबूझकर नहीं बढ़ना चाहती है ताकि जो इनका हक है वो ना दे, उसको छिपाए, उसमें वो कुछ इस तरह से करे कि उनको फायदा ना मिले। तो इसको जो पिछड़ी जातियां खास तौर पर हैं जाति जनगणना को लेकर, उनको ये लगा कि उनका नुकसान हो रहा है और सरकार जानबूझकर ये नुकसान करने दे रही है। तो ये एक मुद्दा है। भले ही विदेश चले गए हैं प्रधानमंत्री, तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद तो लौटेंगे ही, लेकिन उसके बाद उनको ये जवाब देना पड़ेगा। अभी तक तमाम मुद्दों को इग्नोर कर रहे थे अमलेंदु जी, लेकिन अब उनको न सिर्फ जवाब देना पड़ रहा है बल्कि अपने फैसले भी वापस लेने पड़ रहे हैं। और यही सवाल पूछा है जयराम रमेश ने कि क्या प्रधानमंत्री अब इस मुद्दे पर एक बार फिर विपक्ष जो कह रहा था वही करने पर मजबूर होंगे। देखते हैं जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में क्या लिखा और आखिर में उन्होंने प्रधानमंत्री से जो सवाल किया है वो क्या है। तो जयराम रमेश का इस ट्वीट में आपने देखा है जो वो सवाल, पहली बात तो आरएसएस ने जो ये जाति जनगणना को लेकर अपनी बात रखी है उस पर ही सवाल किया है, लेकिन आखिरी लाइन में उन्होंने 4 सवाल जो आरएसएस से पूछे हैं उसके बाद उनका सवाल प्रधानमंत्री से है। वो लिख रहे हैं कि अब जब आरएसएस ने हरी झंडी दिखा दी है तब क्या नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री कांग्रेस की एक और गारंटी को हाईजैक करेंगे और जाति जनगणना कराएंगे। अमलेंदु जी, ये भी बहुत एक दिलचस्प बात है इस लाइन को अगर पढ़ा जाए कि आरएसएस ने हरी झंडी दिखा दी है। सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि बिना आरएसएस के कोई काम सरकार नहीं करती है। हालांकि ये भी है कि चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ तौर पर कह दिया था कि उन्हें अब आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चुनाव के जो परिणाम रहे उसने दिखा दिया कि आरएसएस की ज़रूरत आपको पड़ेगी। जैसे अमलेंदु जी अभी बता रहे थे कि झारखंड में जिन सहयोगी दलों को छोड़ चुकी थी अब उनको फिर से अपनी ओर करने की कोशिश में है भारतीय जनता पार्टी, दूसरी जगहों पर भी इसी कोशिश में है। अब आरएसएस को जो इग्नोर कर रही थी शायद उसको अपनी गलती का एहसास अब हो चुका हो। तो ये जो संकेत अब आरएसएस ने दिए हैं कि जाति जनगणना पर आपको आगे बढ़ना चाहिए, लगता है कि ये बड़ा दबाव है प्रधानमंत्री के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। ये बड़ा दबाव भी समीर जी इसको समझ सकते हो, शायद ये भी हम समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बीच में जिस तरीके से संघर्ष बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके पिछले दिनों खबरें आई, जेपी नड्डा का कहना, जेपी नड्डा का बयान नहीं था, वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान समझा सकता है। और उसके बाद जिस तरीके से मोहन भागवत ने हमले किए कि ईश्वर से भी बढ़ के लोग समझने लगते हैं, इस तरह की जो बातें कहीं, वो प्रधानमंत्री के अविनाशी वाले वक्तव्य, नॉन बायोलॉजिकल वाले वक्तव्य के ऊपर ही हमला एक तरीके से समझा गया। तो ये समझ में आने लगा था कि आरएसएस और नरेंद्र मोदी के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। तो आरएसएस एक तरीके से फिर अपना कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बढ़ा रहा है और नरेंद्र मोदी को बैकफुट पर भेजा जा रहा है। क्या इस तरीके की चीज़ें हैं? बहुत सारी इसके विश्लेषण हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है, फिलहाल ये दिख रहा है कि आरएसएस ने समझ लिया है कि अगर जातिगत जनगणना नहीं कराई गई तो भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से नुकसान होगा। चूंकि केसी त्यागी जो अभी तक जनता दल यू के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था वक्फ वाले मसले पे भी और मसलों पे भी, जातिगत जनगणना के मसले पे भी, कि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप मतलब लेटरल एंट्री वाले मसले पे जो उन्होंने कहा था उसमें ये सारे मसले आ जाते हैं, तो फिर राहुल गांधी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के चैंपियन हो जाएंगे। ये बात आरएसएस को तो समझ में आ गई है कि जो केसी त्यागी ने कही थी। सवाल यह है कि
नरेंद्र मोदी को समझ में आई है कि नहीं आई है, या मोहन भागवत जो है नरेंद्र मोदी को समझाएंगे तब समझ में आएगा, ये आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल, लेकिन इसमें इस जातिगत जनगणना को लेकर जिस तरह से आरएसएस ने बयान दिया है और प्रधानमंत्री पर या सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और मुश्किल है। मुश्किल इसलिए कि पहली बात तो ये कि घटक दल भी इस मामले में इंडिया गठबंधन की विचारधारा के साथ दिखाई पड़ रहे हैं, यानी वो भी जाति जनगणना के पक्ष में है, एनडीए के घटक दल। और दूसरी ओर अब आरएसएस भी इस तरह का दबाव डाल रहा है। तीसरी ओर प्रधानमंत्री पर या भारतीय जनता पार्टी पर ये भी दबाव है कि ये एक और ऐसा मुद्दा होगा जिस पर उसके ऊपर ये ठप्पा लगेगा। और जो जयराम रमेश कह भी रहे हैं कि उसने कांग्रेस पार्टी का या विपक्ष का एक और मुद्दा ले लिया जो उनके एजेंडे में नहीं था, जिसकी वो खिल्ली उड़ाते थे, लेकिन विपक्ष ने उसको अपने घोषणा पत्र में शामिल कर रखा था। तो ये कई मजबूरियां हैं और जो दिखा रही हैं कि अल्पमत की सरकार और पूर्ण बहुमत की सरकार में क्या फर्क होता है। क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकारें आई तो बहुत, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली जो 2 सरकारें थी वो कुछ अलग ही थी। उनमें कैबिनेट मंत्रियों तक को नहीं पता होता था कि सरकार क्या फैसला ले रही है, यानी सरकार के जो फैसले होते थे 1 या 2 लोगों की तरफ से लिए जाते थे, पार्टी में किसी को नहीं पता होता था। लेकिन अब स्थितियां अलग है। अब तो सहयोगी दलों की बातों को नज़रअंदाज करने की कोशिश नहीं हो रही है, वो जो दबाव देकर जो कह रहे हैं वो भी स्वीकार किया जा रहा है और विपक्ष के दबाव में भी सरकार अपने फैसले वापस ले रही है। तो जो डीबी लाइव पर आप दिन भर जो भी खबरें होंगी, आप अपडेट्स उसको देखते रहेंगे। आज की इस कार्यक्रम को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन हमारे जो नियमित कार्यक्रम है 2 बजे खरी खरी, 4 बजे नज़र और नज़रिया और 7 बजे न्यूज़ पॉइंट, उनको देखना आप ना भूलें। अब मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दें अनुमति। नमस्कार।